Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to study in this video is medical psychiatry. और मेडिकल साइकेट्री को WHO ICD-10 मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ की 10th एडिशन में WHO ने ऐसे कैटेगराइज किया है. देयर आर 3 स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स: एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर एंड PTSD. एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फोबिक पैनिक अटैक्स एंग्जाइटी डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. अल्टरनेटिव मूड डिसऑर्डर्स में बाइपोलर, डिप्रेसिव, शिज़ोफ्रेनिया, डिलूजनल, सब्सटेंस अब्यूज़ में अल्कोहल, ड्रग्स जो मिसयूज़ होते हैं. ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स इंक्लूड acute like delirium and chronic like dementia. Disorders of adult personality disorder, factitious disorder जिसमें Munchausen आ जाता है. फिर है ईटिंग डिसऑर्डर्स, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, सोमैटोफॉर्म सोमैटिसेशन, dissociative conversion disorder, pain disorder, hypochondriasis, body dysmorphic syndrome and somatoform autonomic dysfunction, neurasthenia and plural mental disorders. इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम लोग डिप्रेसिव मानेंगे और मतलब बाइपोलर, ईटिंग डिसऑर्डर्स और शिज़ोफ्रेनिया वगैरह पढ़ेंगे. फिर आ जाती है अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स इन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स. इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक वो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है जो प्रिडिस्पोज करें, जैसे कोई भी ऐसे मेडिकल कंडीशन हुई हुई है, लाइफ टाइम को इन यूट्रो या चाइल्डहुड में इस्टेब्लिश हो गई थी डिजीज़ या ऑपरेट थ्रू आउट द पेशेंट्स लाइफ टाइम, जेनेटिक कोई फैक्टर्स हो, फैमिली बैकग्राउंड डिसरप्टेड हो. प्रेसिपिटेटिंग ऐसे फैक्टर जो ट्रिगर करके अभी करा देना उसको जहनी बीमार कर दें. ट्रिगर ऑफ एन एपिसोड ऑफ इलनेस, डिटर्मिन इट्स टाइम ऑफ ऑनसेट, जैसे स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स या एक्यूट फिजिकल इलनेस की वजह से. परपिचुएटिंग द डिले रिकवरी फ्रॉम इलनेस, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, क्रॉनिक फिजिकल इलनेस दैट विल लीड टू साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स. फिर मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन है कि उसकी स्पीच देखें, उसका मूड देखें, उसकी चेन ऑफ थॉट्स देखें. हाउ टू स्ट्रक्चर अ साइकियाट्रिक इंटरव्यू. अब नॉर्मल बिलीव्स, उसके हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन और डिल्यूजन्स को देखने के लिए अब नॉर्मल परसेप्शंस, कॉग्निटिव फंक्शंस का मिनी असेसमेंट करें, मिनी स्टेट असेसमेंट, मेमोरी, कंसंट्रेशन, ओरिएंटेशन और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को देखने के लिए. एंग्जाइटी सिम्टम्स. एंग्जाइटी में भी ट्रांजिएंट, परसिस्टेंट, एपिसोडिक और लिमिटेड. सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी दोनों होते हैं और डिप्रेशन के भी दोनों होते हैं. एक होता है हमारे पास साइकोलॉजिकल, एक है हमारे पास सोमैटिक. साइकोलॉजिकल में इरिटेबिलिटी, एप्रीहेंशन, वरी, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, पुअर कंसंट्रेशन, डीप पर्सनलाइजेशन. ऐसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन कहता है कि उसको डर है कि उसके घर में जो है आग ना लग जाए, बहुत ज़्यादा स्टेट में रहता है और उसका BP भी आउट ऑफ कंट्रोल और इस तरह मतलब किसी भी फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर जो कि ना हो, वो एंग्जाइटी है. अब उस एंग्जाइटी में ये भी आ सकता है कि उससे ये डर है कि आग ना लग जाए तो बार बार जाके किचन के नॉब्स चेक करे, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर में आ सकता है. ठीक. सोमैटिक में पाल्पिटेशन, फटीग, ट्रेमर, डिजीनेस, स्वेटिंग, डायरिया, फ्रीक्वेंट डिजायर टू पास यूरिन, चेस्ट पेन, इनिशियल इंसोम्निया, ब्रेथलेसनेस एंड हेडेक. व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एंग्जाइटी? एक तो नॉर्मल रिस्पॉन्स, थ्रेट है, लेट्स सपोज कहीं आग लग रही है तो नॉर्मली इंसान मतलब थोड़ा सा एंग्शियस हो ही जाता है. एक दूसरा एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिक डिसऑर्डर. फिर ऑर्गेनिक जो कॉज है एंग्जाइटी कॉज करने की, फियोक्रोमोसाइटोमा, हाइपरथायराइडिज्म, paroxysmal एरिथमिया, अल्कोहल एंड बेंजोडाइazepine विड्रॉल, हाइपोग्लाइसीमिया, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी. दूसरा है डिप्रेस्ड मूड. डिप्रेस्ड मूड और डिप्रेशन के क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं? साइकोलॉजिकल डिप्रेस्ड मूड, रिड्यूस सेल्फ स्टीम, पेसिमिज्म, गिल्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट जैसे एनहीडोनिया एंड सुसाइडल थिंकिंग. सोमैटिक, रिड्यूस्ड एपिटाइट, वेट चेंज, डिस्टर्ब्ड स्लीप, फटीग, लॉस ऑफ लिबिडो, बाउल डिस्टर्बेंस, मोटर रिटार्डेशन दैट इज स्लोइंग ऑफ एक्टिविटी, उसकी सब एक्टिविटी स्लो हो जाएगी. इसलिए कई दफ़ा डिप्रेशन में देयर इज स्लोइंग ऑफ एंकल जर्क. ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर्स, जो ऑर्गेनिक डिजीज़ हैं लाइक न्यूरोलॉजिकल में सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ या एक्सीडेंट, सेरेब्रल ट्यूमर, पार्किंसंस, हंटिंगटन्स, अल्जाइमर्स, एपिलेप्सी. एंडोक्राइन में हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म, कुशिंग, एडिसन्स, हाइपरपैराथायराइडिज्म, मैलिग्नेंट डिजीज़ कोई होगी. इन्फेक्शन में इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, हर्पीस सिम्प्लेक्स, ब्रूसेलोसिस, टाइफाइड, टॉक्सोप्लाज्मोसिस. इन्फेक्शंस डिजीजेस और कनेक्टिव टिश्यू में SLE. ड्रग्स में फिनोथायाजीन्स, फिनाइलब्यूटाजोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंटरफेरॉन, they all causes organic mood disorders. फिर है कि
मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, पेन हो गई, पेन चेस्ट में पेन, जीआईटी ट्रैक के इश्यूज़ लाइक डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, फटीग, जिसमें हर किस्म के मेडिकल डिजीज़ को एक्सक्लूड आउट कर दिया लेकिन फिर भी वो परसिस्ट कर रहे हैं। जैसे जीआई ट्रैक में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फंक्शनल डिस्पेप्सिया, गायनेकोलॉजिकल प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, क्रॉनिक पेल्विक पेन। फिर हर एक सिस्टम में, रूमेटोलॉजी में फाइब्रोमियाल्जिया, कार्डियोलॉजी में एटिपिकल या नॉन कार्डिक चेस्ट पेन, रेस्पिरेटरी में हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम, इन्फेक्शियस डिजीज में क्रॉनिक पोस्ट वायरल फटीग सिंड्रोम, न्यूरोलॉजी में टेंशन हेडेक, नॉन एपिलेप्टिक अटैक, डेंटिस्ट्री में अक्सर है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसलोकेशन या डिसफंक्शन, एटिपिकल फेशियल पेन, ईयर नोज थ्रोट में ग्लोबस सिंड्रोम एंड एलर्जी, मल्टीपल केमिकल सेंसिटिविटी जो है प्रेजेंट कर सकती है। तो ये अनएक्सप्लेन है। हर किसी भी पेशेंट से आके हिस्ट्री ले, उसकी एग्जामिनेशन ले, सिम्टम्स किसी डिजीज़ से एक्सप्लेन हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो डिजीज़ है, नहीं हो रहे तो फिर उसकी फिजिकल और मेंटल फंक्शन चेक करे, लोकलाइज लॉस तो नहीं है वहाँ पे किसी फिजिकल मोटर या मेंटल फंक्शन का, अगर है तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर भी हो सकता है, कन्वर्जेंट डिसऑर्डर भी हो सकता है, नहीं है तो फिर पेशेंट के बिलीव्स चेक करें। बहुत ज़्यादा एंशियस है और कोई भी सिम्टम किसी बीमारी की तरफ नहीं जा रहा तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो सकती है। उसे लगता है, पेशेंट को लगता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस में कि हर ख़तरनाक बीमारी मुझे करते 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 एक्सक्लूड, इट लीड्स टू द टर्म मेडिकल अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स। फिर डिल्यूजन है। व्हाट इज़ अ डिल्यूजन? डिल्यूजन इज़ अ फॉल्स फेम बिलीफ कि पर्सन होता नहीं है लेकिन उसे लगता है वो है। जैसे कि प्रीसिक्यूटरी दैट देयर इज़ अ कन्विक्शन के दूसरे जो है मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। यहाँ फिर हाइपोकॉन्ड्रियाकल के पर्सन को लगता है हमेशा कि मुझे कोई बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। ग्रैंडियोस जो बहुत ही सुपर एक हाइपर एक्साइटेड स्टेट पे रहता है, दैट समवन हैज स्पेशल पार्ट्स या स्टेटस। निहिलिस्टिक कि उसका कोई बॉडी का पार्ट मिसिंग, आई एम डेड, माई हेड इज़ मिसिंग, आई हैव नो बॉडी एक्सेट्रा। हेल्यूसिनेशंस में एक्सटर्नल स्टिमुलस के बगैर ही पर्सन जो है सोचने लग जाता है कि कोई यहाँ पे चीज़ है। लेट्स सपोज ये पेंसिल है और इसको मैं सांप समझूँ, ये होगा इल्यूजन, देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। बट अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस ना हो, कुछ भी ना हो, मैं समझूँ ये देखो ये पेंसिल पड़ी हुई है, ये मेरे पूरी ज्योमेट्री बॉक्स पड़ा हुआ, तो मैं जो होंगी हेल्यूसिनेशंस। अब कुछ हेल्यूसिनेशंस सोने जब आप नींद में जा रहे होते हैं गनूजी के वक्त तब भी होती हैं, उसे कहते हैं हिप्नागोगिक, और जब अभी आप उठ रहे होते तब भी होते हैं, उसे कहते हैं हिप्नोपोम्पिक। तो वो पैथोलॉजिकल नहीं होती, वो होती हेल्यूसिनेशन लेकिन पैथोलॉजिकल नहीं होती। बाकी जो सारी हैं ऑडिटरी, जैसे यहाँ टाइप्स लिखी हुई है, ऑडिटरी, विजुअल, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, टैक्टाइल, ये सारी हेल्यूसिनेशन जो है हमारे पास पैथोलॉजिकल हेल्यूसिनेशन है, मोस्ट कॉमनली शिज़ोफ्रेनिया में होती हैं। एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ डिल्यूजन? जैसे मैंने बताया था प्रीसिक्यूटरी या हाइपोकॉन्ड्रियल या ग्रैंडियोज, निहिलिस्टिक। इस तरह इसमें इरोटोमेटिक होती है कि बहुत ही कोई फेमस पर्सन है, लेट्स सपोज प्रियंका चोपड़ा या कोई भी बहुत फेमस पर्सन है तो दैट पर्सन इज़ इन लव विद मी। फिर ग्रैंडियोज इसकी दूसरी टाइप है, जेलस, प्रीसिक्यूटरी, सोमैटिक, मिक्स्ड, अनस्पेसिफाइड। ये सारी इसकी टाइप्स हैं डिल्यूजन्स की। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में यही हम लोगों ने देखना है कि कौन सी बीमारी की तरफ लेकर जा रही है, इल्यूजन्स, हेल्यूसिनेशंस और डिल्यूजन्स। मोस्ट कॉमनली अगर रनिंग कमेंट्री लाइक वॉइसेस, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन है तो इट पॉइंट्स विद शिज़ोफ्रेनिया। टेस्ट या स्मेल की हैं तो ऑर्गेनिक साइकोसिस भी हो सकती है, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी भी हो सकती है। फिर डिस्टर्ब्ड एंड एग्रेसिव बिहेवियर है जो अक्सर लोगों का होता है, डिस्टर्ब बिहेवियर या एग्रेसिव बिहेवियर। उसके लिए भी एल्गोरिथम दिया हुआ है कि किसी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से, अगर हाँ तो मेंटल डिसऑर्डर की वजह से बाकी लोग रिस्क पे तो नहीं, अगर हैं तो वहाँ कोई पर्सनल प्रोवाइड किया जाए जो उनको उनकी दूसरे लोगों की हिफाजत करे और डायज़ेपैम, लोराज़ेपैम के इंजेक्शन या हैलोपेरिडोल के इंजेक्शन रखे रहे। आर द मेजर्स इफेक्टिव? अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको सीनियर स्टाफ के साथ कंसल्ट किया जाए, उसको हॉस्पिटल एडमिट किया जाए। नेक्स्ट इज सेल्फ हार्म। सेल्फ हार्म की भी है कि लोग जो है कई दफ़ा एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी हो जाती है और कई दफ़ा क्योंकि रिएक्शनल ओवरडोज, रिएक्शनल ड्रग्स जो यूज़ करते हैं, रिक्रिएशनल ड्रग्स जो यूज़ करते हैं, ओपियोइड्स वगैरह, वो जो यूज़ करते हैं उसकी ओवरडोज हो जाती है, बंदा मरने वाला हो जाता है। पेशेंट एडमिटेड फॉलोइंग डिलिबरेट सेल्फ हार्म, मॉडरेट असेसमेंट टू डिटरमिन द नीड फॉर अर्जेंट मेडिकल हेल्प। अगर तो हेल्प की ज़रूरत नहीं है कोई भी, लेट्स सपोज अगर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो पहले स्टमक वॉश उसका किया जाए, उसको एंटीडोट दिया जाए। अगर तो हेल्प की ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्ट साइकेट्रिक असेसमेंट में लेकर जाया जाए और उसका देखा जाए कि उसकी ट्रीटमेंट की तरफ, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाया जाए। ठीक, फिर है अल्कोहल मिसयूज़। ये वाला टॉपिक आगे ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ, लेकिन एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि अल्कोहल का अक्सर लोग इतराफ़ नहीं करते, देयर इज़ कंसीलमेंट, डिनाइल। और दूसरा ये कि हाँ अल्कोहल को क्वांटिफाई किस तरह करना है।
1 यूनिट अल्कोहल में 8 ग्राम्स होते हैं, और अगर 21 यूनिट एक हफ्ते से ज़्यादा कोई भी मर्द पी ले या 14 यूनिट कोई भी खातून पी ले, वो उससे ज़्यादा कंसनट्रेशन हज़ार्डस हो जाती है। ठीक, अब पता कैसे चलेगा कि अल्कोहल की कंसनट्रेशन का कौन सा टेस्ट करेंगे? मीन सेल वॉल्यूम और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ये इन दोनों एंजाइम्स हैं जो ब्लड टेस्ट में पता लग जाएंगे, इनकी वैल्यूज़ रेज्ड होगी। सब्सटेंस मिसयूज़ एडिशनल प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम, जो सब्सटेंस मिसयूज़ है जो हम आगे पढ़ेंगे भी कि प्रॉपर के ओपियोइड्स यूज़ होते हैं, अब्यूज़ होते हैं, अल्कोहल, ड्रग्स, स्टिमुलेंट्स, कोकेन्स वगैरह, तो कॉम्प्लिकेशन उनसे क्या हो जाती है? कुछ ड्रग्स यूज़ होती हैं इंट्रावीनसली, तो इंट्रावीनस यूजेज में वहाँ एब्सेस बन जाती है, सेलुलाइटिस, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एच हेपेटाइटिस बी, सी, HIV फैल जाता है। नेज़ल में जैसे कोकेन है वो सेप्टम को उड़ा देती है, एपिस्टेक्सिस करा देती है। स्मोकिंग कॉजेज ऑरल लेरिंजियल एंड लंग कैंसर। इनहेलेशन कॉजेज बर्न्स, केमिकल निमोनाइटिस एंड रैशेस। प्रेशर टू प्रिस्क्राइब मिसयूज सब्सटेंस, डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर होना, मैनिपुलेशन, डिसीट, थ्रेट्स, फैक्टिशियस प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इलनेस, मलिंगरिंग। What are the risk factors for psychological problems associated with medical conditions? Previous history of depression या anxiety, of lack of social support, deterioration or failure of the treatment of for medical condition, unpleasant, disabling, disfiguring treatment, impending death हो, ये सारे risk factors हैं जो for psychological problems associated with medical condition। खुदा ना खास्ता किसी को बीमारी लगी हुई है, उस बीमारी का आगे जो है प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं दिख रहा, तो ऑब्वियसली पेशेंट साइकेट्रिकल डिजीज़ में उसके साथ एसोसिएट तो करेगा ही करेगा। ट्रीटिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, एक तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में हम लोग साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स यूज़ करते हैं, और फिर कुछ थेरेपीज़ हैं जो हम आगे पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ब्रेन मॉडिफाइंग है ट्रीटमेंट, लाइक कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं, उसका मैं बताती हूँ। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जिसमें फिनोथायजीन या ब्यूटायरोफिनॉन, हैलोपेरिडोल हो गया, या फिर इस तरह की ड्रग्स होगी। सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स, ओलेंजापिन, कोइटियापिन, रिस्पेरिडोन वगैरह, जिसका क्लिनिकल यूज़ किया शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, एक्यूट कन्फ्यूजन। एंटी डिप्रेसेंट, TCAs, मोनोमोनोऑक्सीडेज, SSRIs, SNRIs, वो डिप्रेशन, एंग्जाइटीज और OCD में यूज़ होती है। मोड स्टेबलाइजर्स, लिथियम या सोडियम वॉल्प्रोएट, ये बाइपोलर में की प्रोफिलैक्सिस के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग्स है। लिथियम फर्स्ट लाइन है, सोडियम वॉल्प्रोएट सेकंड लाइन है। एंटी एंग्जाइटी, बेंजोडाइज़पिन एंड बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर एंग्जाइटी एंड इंसोम्निया। अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स के लिए भी यूज़ होती हैं। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसमें यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, स्पेशली ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इन दोस्त पेशेंट जिनको मेजर सीवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो। और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी से थोड़ी देर पहले की और थोड़ी देर बाद के रेट्रोग्रेड और एंटेरोग्रेड दोनों अमनेसिया रहता है उस पेशेंट को। और अगर कुछ भी ठीक ना हो रहा हो तो फिर हम कर जाते हैं आगे साइको सर्जरी की तरफ। साइको सर्जरी करते हैं जब मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल काम नहीं करी, और ये आखिरी हरबा है इस्तेमाल करने के लिए फॉर सीवियर क्रॉनिक साइकेट्रिक इलनेस एंड डिप्रेशन के लिए। सो वी गो फॉर सिंगुलेट गायरस ने उसकी सिंगुलेटेक्टमी, सिंगुलॉटमी या सब जो है दूसरा सर्जरी का नाम है सब कॉर्डेट ट्रैकोटमी, और सिंगुलॉटमी और सब कॉर्डेट ट्रैकोटमी। तो ये सर्जरीज हम यूज़ करते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स क्या हैं? साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड थेरेपीज़। एक है जनरल सपोर्टिव थेरेपी, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल मेडिकल थेरेपी, जो कि डॉक्टर पेशेंट को देता है ऑन द वाइल प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स कि आप ठीक हो जाओगे वगैरह। फिर दूसरी है कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी में क्या करते हैं उस आइडेंटिफाई Cognitive therapy aims to help patient to identify such cognitive errors and learn how to challenge them। जो कोई भी पेशेंट की कॉन्शियस थिंकिंग है, लाइक टेंडेंसी टू इंटरप्रेट इवेंट्स इन अ नेगेटिव वे और सी देम अनड्यूली थ्रेटनिंग, कोई भी चीज़ है उसे बहुत नेगेटिव उससे वाइब्स आती हैं, तो बड़े आराम से बैठ के उस फैक्टर्स को जिससे नेगेटिव वाइब्स आती हैं उसको उस पर डिस्कशन करें एंड लर्न हाउ टू चैलेंज देम। बिहेवियरल थेरेपी में हम लोग लेते हैं हम लोग पेशेंट को किसी चीज़ से सपोज वो डरता है तो ग्रेडेड एक्सपोजर कराते हैं टू द फियर स्टिमुलस इन द फोबियाज। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कॉग्निटिव और बिहेवियरल थेरेपी का मिक्सचर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी को किस तरह सॉल्व करते हैं? पेशेंट कहते हैं एक प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाए, वो प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाता है, डिफाइन एंड लिस्ट प्रॉब्लम्स, उसमें से एक चूज़ करे जिस पे उसने काम करनी है। वो चूज़ करता है एक प्रॉब्लम का, वो कहते हैं नाउ लिस्ट इट्स सोल्यूशंस की लिस्ट बनाता है, एक एक करके सोल्यूशंस ट्राई आउट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि किसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगी ठीक है, नहीं हुई तो उसका दूसरा सोल्यूशन पे वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं अंटिल द सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी। इसमें क्या है, 2-3 साइंटिस्ट हैं। इंटरप्रेटिव साइकोथेरेपी जिसने लोगों ने शुरू की, फ्रॉड, जंग एंड
कैल, इन लोगों ने कहा कि अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे पावरफुल जो है अनकॉन्शियस मोटिवेशन जनरेट करते हैं, पावरफुल बट अनकॉन्शियस मोटिवेशंस, जिनको जो है आइडेंटिफाई कराया जा सकता है आफ्टर मेकिंग द पेशेंट बिकम अवेयर ऑफ दिस अनकॉन्शियस फैक्टर ऑन द अजम्पशंस। वंस आइडेंटिफाइड तो फिर उनके नेगेटिव इफेक्ट्स को भी रिड्यूस किया जा सकता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड पेशेंट इज यूज एज थेरेप्यूटिक टूल टू आइडेंटिफाई इशूज इन द पेशेंट्स रिलेशनशिप विद अदर्स, particularly parents को, which may be replicated or transferred to their relationship with the therapist. Our explicit discussions of this relationship transference is the basis of the treatment. लास्ट है इंटरपर्सनल थेरेपी, पहले से लास्ट नहीं है, फैमिली थेरेपी भी होती है, सोशल थेरेपी वगैरह। साइकोथेरेपीज में से इंटरपर्सनल थेरेपी है। इट इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ब्रीफ साइकोथेरेपी दैट फोकस ऑन पेशेंट्स रिकरेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में यूज़ की जाती है। फिर है हमारे पास साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स पे आ जाते हैं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर में पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर में। स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, स्ट्रेस किस चीज़ का, एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ, मेजर एक्सीडेंट हुआ या कोई भी इस तरह की चीज़ हुई, तो फ्रॉम 3 days to 1 month पर्सन एकदम डेवलप करता है करेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ सिम्टम्स लाइक एंग्जाइटी, depression, altered activity, withdrawal, and the symptoms are transient, usually completely resolve completely within a few days. मतलब 3 weeks से लेकर कुछ दिनों के अंदर अंदर जो है रिजॉल्व हो जाता है। 3 days आफ्टर द ट्रॉमा एंड टू एक्सप्रेशन ऑफ द सिम्टम से लेकर फ्यू डेज में रिजॉल्व हो जाएगा। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, इट इज़ अ मेजर स्ट्रेसर कोई भी आया हो, इट्स कॉमन साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू मेजर स्ट्रेसर एंड इज़ लेस सीवियर बट प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल रिएक्शन देकर जाता है। एक्यूट से ज़्यादा लंबा अरसे तक रहता है। देयर इज़ एंगर, एग्रेसिव बिहेवियर एसोसिएटेड विद सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल यूज़, सिम्टम्स डेवलप विद इन अ मंथ ऑफ द ऑनसेट ऑफ स्ट्रेस। और डिप्रेशन एंग्जाइटी का ही रहता है। ग्रीफ रिएक्शंस फॉलोइंग bereavement आर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। दे मैनिफेस्ट अ ब्रीफ पीरियड ऑफ इमोशनल numbing एंड अ पीरियड ऑफ डिस्ट्रेस लास्टिंग फॉर सेवरल वीक्स। और जैसे लेट सपोज किसी की खुदा ना खास्ता डेथ हुई है, तो डेथ होने के बाद उस पेशेंट को एडजस्ट करना अपनी उसी घर में, तो पेशेंट को एक दफ़ा लगता है कि उसको उसकी मम्मा की आवाज़ आई है, उसके पापा की आवाज़ आई है जिनकी डेथ हुई हुई है, तो मिस इंटरप्रेट करना कि डेड पर्सन की वॉइस है वहाँ पे। हाउ वुड यू मैनेज, हाउ वुड यू सी, तो उसके ज़्यादातर इसकी थेरेपी है, द सपोर्ट फ्रॉम द डॉक्टर्स और द वन दे कैन लिसन रीअश्योर द पेशेंट। पीटीएसडी कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ हो, कैटास्ट्रॉफिक नेचर का, थ्रेटनिंग, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा वो उससे बहुत बुरा धचका लगा हो, नेचुरल डिजास्टर, टेररिस्ट एक्टिविटी, विटनेसिंग वायलेंट डेथ्स, तो 1 month के बाद जो शुरू होता है ना, इट लास्ट मोर देन 1 month, 1 month से लेकर ये कई दफ़ा 2 सालों तक पूरा जो है इसका क्योर रेट जो है इट्स रिकवरिंग विद इन 2 years। ठीक, तो इन कोई भी एक्टिविटी, वॉयलेंट एक्टिविटी के बाद उससे सिम्टम्स आते हैं लाइक फ्लैशबैक ऑफ द मेमोरीज एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, स्पेशली नाइटमेयर्स, वो नाइटमेयर से उठ जाता है एकदम। देयर स्टेट ऑफ एंग्जाइटी, सिम्टम्स ऑफ ऑटोनॉमिक अराउजल, अवॉइडेंस ऑफ सिचुएशन दैट इन्वोक द मेमोरीज ऑफ द ट्रॉमा। इसकी मैनेजमेंट में इमीडिएट काउंसलिंग है, स्पेशली कोई भी अभी सर्वाइव किया बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट्स है तो उसकी काउंसलिंग की जाए। और प्रोवाइड सपोर्ट, डायरेक्ट एडवाइस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इमोशनल कैथारसिस इन एस्टैब्लिश पीटीएसडी स्ट्रक्चर्ड साइकोलॉजिकल अप्रोचेस लाइक सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी वगैरह पेशेंट को जो है प्रोवाइड की जाए। एंटी डिप्रेशन ड्रग्स आर मॉडरेटली इफेक्टिव एंड मोस्टली द पेशेंट रिकवर्स विद इन 2 years। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वो सिम्टम्स क्रॉनिक हो जाते हैं। दूसरे जो हम डिसऑर्डर्स के टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में मोस्ट कॉमनली जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर आते हैं। जैसे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी लिखा हुआ है, इट इज़ एसोसिएटेड विद अनकंट्रोलेबल वरी, सोमैटिक सिम्टम्स भी होंगे, मसल टॉट हो जाएंगे, बाउल डिस्टर्बेंस ऑफन लीड टू मेडिकल प्रेजेंटेशन, पूरी बॉडी टेंस्ड और टॉट ही रहेगी, जनरलाइज्ड। फिर है फोबिक डिसऑर्डर, जहाँ से पेशेंट इज एबनॉर्मल और एक्सेसिव फियर, किसी भी चीज़ से पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लगे, जैसे क्राउडेड प्लेसेस से बहुत ज़्यादा डर लगे, वहाँ जाने से, वहाँ पे ऐसे फील करने से कि वो स्ट्रैंडेड हो चुका हुआ है, वो ट्रैप हो चुका हुआ है, उसे एग्रोफोबिया कहते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स को नीडल से डर लगता है, वेनी पंक्चर से डर लगता है। इस तरह के कुछ टर्म्स हैं जो हमारे सीनियर्स ने कहा था कि इनके मतलब पता होने चाहिए। एस्ट्रोफोबिया या ब्रोंटोफोबिया जिसे कहते हैं कि बहुत लाउड नॉइसेस लाइक लाइटनिंग या थंडर से डर लगना, डर नहीं, बहुत ज़्यादा खौफ होना। फिर एमेक्सोफोबिया, पैथोलॉजिकल फियर ऑफ ड्राइविंग अ कार। एपीफोबिया, इंटेंस फियर और डिसलाइक ऑफ बीज। जूफोबिया, जानवरों से खौफ होना। पायरोफोबिया, फियर ऑफ फायर। Acronophobia is intense fear of spiders, and aquaphobia, obviously, that's hydrophobia.
Stocophobia, pathological fear of pregnancy and can lead to violence of child, can lead to avoidance of childbirth. फिर दूसरा है ornithophobia, fear of birds. अब आता है एक्रोनोफोबिया, ये है एक्रोफोबिया दैट इज़ फियर ऑफ हाइट्स, और दूसरा एग्रोफोबिया जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में प्लेसेस और या फिर पब्लिक प्लेसेस वगैरह जाने से मसला. पैनिक डिसऑर्डर्स, रिपीटेड अटैक्स, एकदम सीवियर एंग्जाइटी का अटैक हो, बहुत ज़्यादा सांस चलने लग, दिल बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिक, हाइपरवेंटिलेशन, पाल्पिटेशन, पेन, पैरेस्थीसिया इन लिप्स एंड फिंगर्स. तो मोस्टली फोबियाज के साथ ही एसोसिएटेड होता है पैनिक डिसऑर्डर. हाउ वुड यू मैनेज? साइको एजुकेशन, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ग्रेडेड एक्सपोजर, डिसेंसिटाइजेशन करेंगे, सीबीटी यूज़ करेंगे, ड्रग ट्रीटमेंट, एंग्जियोलिटिक्स कौन कौन से हमारे पास, बीटा ब्लॉकर्स हैं और बेंजोडाइज़पीन्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स भी वर्क करेंगे एज अ ड्रग्स ऑफ चॉइस. बेंजोडाइज़पीन्स आर यूजफुल इन शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म यूज़ कैन लीड टू डिपेंडेंस, और बीटा ब्लॉकर्स सच एज प्रोपेनोलॉल कैन हेल्प व्हेन सोमैटिक सिम्टम्स आर प्रोमिनेंट. फिर जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में लास्ट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें ऑब्सेशन है फॉर समथिंग दैट दे ऑब्सेसिव थॉट्स एंड दैट आर रिकरेंट अनवांटेड एंड यूजुअली एंग्जाइटी प्रोवोकिंग, बट रिकॉग्नाइज पेशेंट के अपने ही वो थॉट्स होते हैं ऑब्सेसिव. कंपल्शंस हैं दैट आर रिपीटेड एक्ट्स दैट अ पर्सन परफॉर्म टू रिलीव एंग्जाइटी, वो ना करे तो उसकी एंग्जाइटी रिलीव नहीं होती. जैसे रिपीटेड हैंड वॉशिंग है, इस तरह के. हैंड वॉशिंग क्यों करता है पेशेंट के, उसके हाथ पे जर्म्स लग जाएंगे, कंटामिनेशन हो जाएगी उस वजह से. ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स एंड इट्स मोस्ट लाइकली, बाकी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है ना वो कहते हैं इट्स मोस्ट लाइकली इन वुमेन, लेकिन ये ओसीडी इस इक्वल है, मैन वुमेन में इसकी प्रेवलेंस इक्वल है. ओसीडी के लिए यूज़ करते हैं एसएसआरआई, सीबीडी थेरेपी, और पेशेंट को ग्रेडेड एक्सपोजर कराते हैं उसके सारे खौफ से कि कहाँ जर्म्स लगेंगे कहाँ नहीं लगेंगे वगैरह वगैरह. मूड डिसऑर्डर्स कैन बी यूनिपोलर लाइक डिप्रेशन या कंप्लीट मैनिया, या बाइपोलर डिप्रेशन और मैनिया की एपिसोड या डिसथाइमिया. दिस इज अ क्रॉनिक लो स्टेट, क्रॉनिक डिप्रेशन जिसे कहते हैं. डिप्रेशन से साइन सिम्टम्स हमने पढ़ लिए थे. इटियोलॉजी ये है कि सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन में मसला है, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्ट हो रही है, या फिर ये नोरपेनेफ्रिन या एड्रेनालिन के ट्रांसपोर्टेशन में मसला है. हाउ वुड यू डायग्नोसिस में आप उससे सारे सवाल पूछोगे जो उसकी साइंस एंड सिम्टम्स में हैं. एंड हाउ वुड यू मैनेज पेशेंट को मैनेजमेंट के लिए हर भी चीज़ का मैं हमने एक बात में आगे बताऊंगी. हर चीज़ की मैनेजमेंट के लिए सबसे आपने पहले जर्नल मैनेजमेंट लिखनी है, रीअश्योर, एक्सप्लेनेशन, एडवाइस. ये तीन चीज़ों लिखने के बाद आपने इसको ड्रग्स प्रिस्क्राइब करनी है, और फिर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन और शेयर्ड केयर विद जनरल प्रैक्टिशनर. ये हम आगे करते हैं. इन हर चीज़ की ट्रीटमेंट में आपने लिखना है कि इस डिप्रेशन वाले पेशेंट को भी रीअश्योर करें, एक्सप्लेन करें, एडवाइस करें. और एडवाइस में जैसे आपने ड्रग्स में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देनी है, वो कौन कौन सी है? TCS, अमीट्रिप्टालिन, इमिप्रामिन. ये तो 2020 के प्रॉफ में आया भी हुआ क्वेश्चन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का, कि पेशेंट जो है, पेशेंट 65 ईयर ओल्ड का मेल है, लॉस्ट इंटरेस्ट इन प्लेजर इन लाइफ, हैविंग इंसोम्निया, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट. तो उसने पूछा डायग्नोसिस क्या, फार्माकोलॉजिकल ग्रुप्स कौन कौन से देंगे, और हर ग्रुप के आगे से दो लिखें दवाई के नाम और उनके साइड इफेक्ट. तो इसी तरह TCS, इमिट्रिप्टालिन, क्लोराम्प्रामिन, SSRI में सिटालोप्राम, फ्लॉक्सिटिन, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, SNRIs में वेनलाफैक्सिन, डुलॉक्सिटिन, और जो स्पेसिफिक सेरोटोनिनर्जिक इनहिबिटर है, नॉरेड्रिनर्जिक इनहिबिटर है, मेटाजिपिन. साइड इफेक्ट्स मेटाजिपिन के क्या है? बहुत ज़्यादा भूख लगा देता है. TCS का क्या है? कार्डियोटॉक्सिसिटी करा सकता है, और सीजर्स के थ्रेशोल्ड डिक्रीज़ कर देता है. सिडेशन कॉज सिडेशन. 2 साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि सिडेशन लिख दीजिएगा, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट. ऐसे सारे ये एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स इसमें ज़्यादा नहीं होते, बट देयर इज़ हेडेक, नॉजिया एंड सेक्शुअल डिसफंक्शन, एनोरेक्सिया भी है. मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स आप किसी ऐसे पेशेंट को नहीं दे सकते जो हाइपरटेंसिव थेरेपी ले रहा हो, या फिर उस पेशेंट को ये लाजमी कहना कि चीज़ें इस तरह की प्रोडक्ट्स ना लें, क्योंकि टायरामीन जो है वो मसला कर सकता है बहुत बुरा मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर से मिलकर. फिर साइकोलॉजिकल थेरेपी लाइक बोथ CBT इंटरपर्सनल थेरेपी वुड बी एडवाइज्ड. दूसरा मूड डिसऑर्डर्स में क्या है? बाइपोलर की 2 फॉर्म्स होती हैं. एक है बाइपोलर 1 टाइप 1 डिसऑर्डर. बाइपोलर में एक साइड पे डिप्रेशन है, एक साइड पे मैनिया, दोनों साइड्स पे चला जाता है. बाइपोलर 1 में बहुत ज़्यादा मैनिया होते हैं, मैनिक एपिसोड्स आती हैं, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा मैनिक एपिसोड्स में कभी कभार 1 और मोर मेजर डिप्रेसिव एपिसोड आ जाती है. जबकि बाइपोलर 2 में बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एपिसोड्स आती हैं और उसमें कोई मैनिया या हाइपोमैनिया की एक का दुक्का एपिसोड्स आ जाती हैं. एटियोलॉजी, बाइपोलर इज़ द वन ऑफ द मूड डिसऑर्डर जो कि बहुत स्ट्रॉन्गली इनहेरिटेड होता है. 70 to 80% रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट्स हैव इंक्रीज्ड इंसिडेंस. बाकी सारे भी इनहेरिटेड हैं, लेकिन ये इसका तो लाजमी 80% तक इनहेरिटेड है. हाउ डू यू डायग्नोज?
कि अच्छा खासा पेशेंट, उसके मूड्स इस तरह वेरी करते हैं कि पहले मैनिया, फिर हाइपोमैनिया, फिर डिप्रेशन। पेशेंट हु प्रेजेंट विद सिम्टम्स ऑफ बोथ बाइपोलर, पेशेंट्स के मतलब दोनों सिम्टम्स होते हैं, दोनों स्टेट्स होते हैं उसके। अब वो कहे कि उस बाइपोलर डिसऑर्डर के भी सिम्टम्स हैं और शिज़ोफ्रेनिया के भी सिम्टम्स हैं, तो उस डिसऑर्डर्स में बाइपोलर या शिज़ोफ्रेनिया दोनों इकट्ठे, उसे शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। हाउ वुड यू मैनेज एंड प्रोग्नोसिस, वही सारा रीअश्योरेंस, एक्सप्लेनेशन, एडवाइस और ड्रग्स में क्या लेंगे। फर्स्ट लाइन जो है लिथियम कार्बोनेट है। लिथियम कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ पता करनी पड़ेगी, उसकी डोज होती है 0.5 से 1 मिलीमोल पर लीटर। इसके टॉक्सिक इफेक्ट होता है चूँकि ये इनहिबिट कर देती है जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन ऑन CAMP को इनहिबिट कर देती है। तो जी स्टिमुलेटरी से ही तो थायराइड और रीनल फंक्शन सारे चल रहे होते हैं, तो थायराइड और रीनल को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। आपने पेशेंट के TFTs और RFTs पहले कराने हैं और ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ड्रग तब भी कराने हैं कि कोई मसला तो नहीं हो रहा। ब्लड टेस्ट आपने रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग करनी है। लिथियम इज अ टेराटोजेनिक, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में इनहिबिट कर देंगे। सेम इज द केस विद सोडियम वॉल्परेट। वॉल्परेट भी टेराटोजेनिक है, इसलिए इनहिबिट कर देंगे। सोडियम वॉल्परेट एंड ओलिंजापीन दे बोथ यूज एज प्रोफिलैक्सिस इन बाइपोलर डिसऑर्डर। ये सेकंड लाइन ड्रग है वॉल्परेट। वही बताया कि वुमेन में बर्थ डिफेक्ट्स करा सकती है, और वॉल्परेट तो साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर भी है, तो सारी ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट कर सकता है। ओलिंजापीन कैन कॉज वेट गेन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर।